डरावनी आपबीती YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी कहानियों की तरफ। आज की पहली कहानी हमें हरियाणा से जितेश जी ने भेजी है। ये घटना उनके चाचा गोविंद के साथ घटी थी। ये घटना गोविंद के युवावस्था के समय की है। आए कहानी को गोविंद जी के नजरिए से शुरू करते हैं। इमली के पेड़ का भूत। मेरा नाम गोविंद है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव सिरसा में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब भारत के गांव इतने विकसित नहीं हुआ करते थे जितने की आज के समय में है। बात सन 1980 की है। गांवों में बिजली, रोड और नल जैसी आम सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी और लोग भी अपने कामों से निपटकर जल्दी सो जाया करते थे। एक बार की बात है, मैं उस समय 17 साल का नौजवान था। एक बार मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और शाम होते होते उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। मेरी माँ ने मुझे पास के गांव से वैद्य को बुलाने भेजा। समय शाम का था तो मैंने अपने एक दोस्त को मेरे साथ चलने को कहा। मेरा दोस्त हरी सिंह उस समय 19 वर्ष का था। उसे बैलगाड़ी चलाने का अनुभव था। मैंने उसे अपने साथ ले जाकर पिताजी से बात की तो पिताजी ने बैलगाड़ी साथ ले जाने की इजाजत दे दी और हम शाम के समय सफर कर रहे थे। बातों बातों में हमने 2 घंटे का सफर तय कर लिया और वैद्य को लेकर अपने गांव की ओर आने लगे। रात अब घनी हो चुकी थी और बैलगाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी कि तभी बैलगाड़ी अचानक झटके से रुक गई। बैलगाड़ी पर टंगा लालटेन भी बुझ गया। हरी सिंह से जब पूछा गया कि उसने बैलगाड़ी क्यों रोकी तो उसका कहना था कि उसने इसे नहीं रोका। मैंने कहा तो बैलगाड़ी को आगे तो बढ़ाओ, तो इसमें हरी सिंह बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कि जैसे बैल यहाँ से आगे ही बढ़ना नहीं चाहते। बस इतना सुनना था कि वैद्य के पसीने छूटने लगे। मैंने और हरी सिंह ने सोचा कि जरूर आगे कोई जंगली जानवर होगा या फिर बैलगाड़ी का पहिया कहीं फंस गया होगा। हमने लालटेन फिर से जलाए और चारों ओर ध्यान से देखा। कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बैल आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? वैद्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह जरूर वह इमली के पेड़ का भूत होगा। ये सुनते ही मैं और हरी सिंह हंस पड़े, क्योंकि हम भूत प्रेत जैसी बातों से अनजान थे और हमारे परिवार भूत प्रेत जैसी चीजों पे विश्वास नहीं करते थे और इन सबको अंधविश्वास मानते थे। हालांकि वह वैद्य काफी जानकार थे और वक्त बेवक्त अपने मरीजों के पास जाने आने का कई सालों का अनुभव तक उनके पास था। इसलिए हमने उनसे बहस ना करते हुए उनकी बात सुनने का फैसला किया। बूढ़े वैद्य ने बताया कि इस रास्ते पर सूर्यास्त के बाद कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में कई लोगों का दावा है कि उनका उस इमली के पेड़ वाले भूत से सामना हुआ है। रात में यहाँ से गुजरने वाले लोगों को वह भूत परेशान करता है। हमें उनकी बात पर हंसी तो आ रही थी, मगर खुद को रोकते हुए हमने एक और उपाय सोचा। बैलों को थोड़ा सहलाने के बाद हरी सिंह ने फिर से बैलगाड़ी चलाना शुरू किया। फिर क्या था, हरी सिंह ने बैलगाड़ी को दौड़ाना शुरू किया, मगर हैरानी की बात थी कि हर मोड़ के बाद बैलगाड़ी इसी इमली के पेड़ के पास पहुंच जाती। मैं और हरी सिंह इस घटना से बुरी तरह डर गए। हरी सिंह तो बैलों की लगाम छोड़ के पीछे आकर हमारे साथ बैठ गया। हम दोनों दोस्तों ने पहली बार किसी भूतिया घटना का अनुभव किया था। वैद्य ने हम दोनों की हालत समझते हुए खुद बैलगाड़ी चलाने का फैसला किया। वैद्य ने कुछ मंत्र पढ़े और हमसे कहा कि जब तक तुम्हें खुद यकीन ना हो कि हम गांव पहुंच गए हैं, ना तब तक पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही किसी की बात का जवाब देना। इतना कहकर वैद्य मंत्र पढ़ते हुए बैलगाड़ी चलाने लगा।
कुछ देर तक पहले 3 बार बैलगाड़ी उसी इमली के पेड़ से होते हुए गुजरी। मैंने डर से आंखें ही बंद कर ली। कुछ देर बाद हमें मेरे पिताजी की आवाज आई, वे हमें बैलगाड़ी रोकने को कह रहे थे। मैं उस समय डर और संतुष्टि को दोहरी से भावना महसूस कर रहा था। मैं जवाब देने वाला ही था कि हरि सिंह ने मेरा मुंह बंद कर दिया। कुछ देर तक बैलगाड़ी रुकवाने के लिए आवाजें आती रही, पर फिर वो आवाजें आना बंद हो गई। उन आवाजों की जगह अब एक भयानक हंसी ने ले ली थी। वह हंसी इतने आत्मविश्वास से भरी थी कि मुझे हमारा यहाँ से बच निकलना नामुमकिन लगने लगा। मगर किसी तरह शांत रहकर और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न देकर हम उस जंगल से सही सलामत वापस आ पाए। और हम दोनों ने यह आपबीती अपने अपने घरों में सुनाई। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि लगता है इसी वजह से हमारे बुजुर्ग हमें रात में सफर करने से रोकते हैं, और अगर जाना ही पड़े तो रास्ते में किसी से कोई बात न करने की हिदायत देते हैं। इस घटना से मुझे सीख मिली थी कि कभी कभार चुप्पी या शांति हमें किसी बड़े खतरे से बचाती है जो अंधेरी रातों में हमारी किसी भूल की ताक में रहते हैं। तो ये थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे एक सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही अगर यह पता चले कि जिसे वे दुल्हन बनाकर लाए हैं वह लड़की नहीं भूत है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस इंसान पर। कुछ ऐसी ही एक पुरानी घटना बिहार के दरभंगा जिले के नेहरा गांव में घटी थी। गांव के निवासी राधेश्याम चौधरी बताते हैं कि आज से कई दशकों पहले इस गांव के एक युवक की शादी हुई। युवक अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। उन दिनों बारात पैदल जाया करती थी और डोली में बैठाकर दुल्हन को लाया जाता था। रास्ते में डोली लेकर चलने वाले जब थक गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और थोड़ा आराम करने लगे। कहते हैं कि इसी बीच एक भूतनी ने दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब दुल्हा अपने कमरे में पहुंचा और दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने लगा, तभी दूल्हे को तेज प्यास लगी और उसने फिर पानी पीने की इच्छा जताई। दुल्हन ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और दुल्हन का हाथ लंबा होकर कुएं से पानी भरकर लाया। ये देखकर दुल्हा बेहोश हो गया। जब दूल्हे को होश आया तो दुल्हन के रूप में बैठी भूतनी ने कहा कि तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। भूतनी ने कहा कि इस गांव में मैं दुल्हन बनकर आई हूँ, इसलिए अब से यह गांव मेरी देखरेख में रहेगा। गांव वालों से कह देना कि वह अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखें। इससे गांव उन्नति करेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। उसके बाद से इस गांव के सभी लोग अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा की ओर रखने लगे। शास्त्रों की माने तो दक्षिण दिशा में चूल्हा रखना अशुभ होता है। माना जाता है कि ये दिशा भूत प्रेत और यम की दिशा है, इसलिए आमतौर पर आप कहीं भी जाएं, इस दिशा में चूल्हा कहीं भी नहीं रखा जाता। लेकिन नेहरा गांव के लोग कहीं भी जाकर बस जाएं, चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। अब चलते हैं आज की तीसरी कहानी की तरफ। आज हम आपको एक ऐसी झील की कहानी बताने जा रहे हैं जहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आ सका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोलेंगे और हम सच मान लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यही सच है। ये झील भारत बर्मा की सीमा के पास स्थित है, जिसे द लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ये झील बहुत लंबे समय से रहस्यमयी घटनाओं का कारण रही है। ये झील भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो कि म्यांमार के नागाओं के सीमावर्ती शहर पनसू के क्षेत्र में मौजूद है। यह क्षेत्र तंगासा जनजाति का घर है। इस झील के नामकरण के पीछे कई कहानियां छिपी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के कई जहाजों ने यहाँ पर समतल जमीन समझकर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी।
परिणाम स्वरूप उसके हवाई जहाजों के साथ कई कर्मचारी अचानक गायब हो गए थे। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इसी कड़ी में एक युद्ध के बाद जापानी सैनिक वापस लौटते वक्त अपना रास्ता भटक गए थे। वह जब इस झील के पास पहुंचे तो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वहीं इस झील के पास लेडो रोड पर काम करने वाले अमेरिकी सैनिकों को झील का परीक्षण करने के लिए भेजा गया, तो वह भी वापस नहीं लौट सके। कहानियां यही नहीं खत्म होती। माना जाता है कि 1942 में ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह इस झील के पास मौजूद रेत में धंस गया था। इन्हीं कारणों से इसे द लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाने लगा। इस झील के आसपास रहने वालों के मुताबिक कई साल पहले इस झील के किनारे एक खुशहाल गांव हुआ करता था। एक बार गांव वाले जब मछली पकड़ने गए तब जाल में एक बहुत भारी भरकम मछली फंस गई, जिसके बाद गांव वालों ने जश्न मनाया। लेकिन इस दावत में गांव की एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती शामिल नहीं हुई। उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई पड़ रही थी। वो दोनों जंगल की ओर भाग गईं। कहा जाता है कि उसी रात पूरा का पूरा गांव इस झील में समा गया। ये स्थान अब भारत और बर्मा दोनों ही देशों के बीच आकर्षक पर्यटक स्थल बन चुका है। इस झील के आसपास का इलाका बंजर है। काफी खोज के बाद भी इस झील के राज का पता नहीं लगाया जा सका। यहाँ दूर दूर तक किसी जानवर या पक्षी की भी कोई आवाजाही नहीं है। इतने सालों बाद एक पर्यटक स्थल बन जाने के बाद भी ये झील अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। तो ये थी आज की तीसरी कहानी। अब चलते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आइए अब आपको केरल के वायनाड क्षेत्र में स्थित लक्किडी गेटवे की कहानी की तरफ ले चलते हैं। ये स्थान एक आम सड़क की तरह लग सकता है जो दो स्थानों को जोड़ता है, लेकिन यह एक अंधेरे और भयानक अतीत को समेटे हुए है जो आज तक इस जगह को परेशान करता है। किंवदंती के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने कई बार लक्किडी के माध्यम से कोझिकोड और वायनाड को जोड़ने वाले परिवहन मार्ग यानी एक रोड बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों की खोज करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार असफल रहे। ऐसा कब तक चला, जब तक कि एक ब्रिटिश पेशेवर ने रास्ता खोजने के लिए करिथंडन नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की मदद नहीं ली। लेकिन ब्रिटिश पेशेवर ने करिथंडन को श्रेय देने के बजाय अपने लिए सारा श्रेय ले लिया। सच्चाई किसी के सामने न आ जाए, इसीलिए अंग्रेज अफसर ने उसे मार डाला। इसके बाद से लोगों ने लक्किडी गेटवे के आसपास अजीब घटनाओं की सूचना दी। नए मार्ग से गुजरने वाले कई लोगों ने करिथंडन की भटकती आत्मा को देखने और सुनने की सूचना दी, जो अपनी अन्यायपूर्ण हत्या के लिए न्याय मांग रहा था। लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने उसके भूतिया रूप को जगह जगह घूमते हुए देखा है। इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया था और करिथंडन की शापित आत्मा को एक पेड़ से बांधने के लिए एक जादू टोना किया गया। आत्मा को पेड़ से बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीर पेड़ के साथ बढ़ गई है और लोगों का मानना है कि आत्मा अभी तक अपनी कैद से मुक्त नहीं हुई है। आज भी सूर्यास्त के बाद लक्किडी गेटवे में प्रवेश करने का साहस करने वाले कई लोगों ने भयानक चीखें सुनने का दावा किया है और आज भी लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।